नमस्कार, मी निमेश वहाळकर. साप्ताहिक विवेकच्या राष्ट्र जागरण व्याख्यानमालेचं आजचं हे चौथं सत्र आहे. मागच्या तीनही सत्रांमध्ये जे जे मान्यवर या मंचावरती येऊन आपले विचार मांडून गेले, त्यांच्या सर्व सत्रांना आपल्या सगळ्या वाचक दर्शकांकडनं उत्तम प्रतिसाद मिळालेला आहे. आणि त्याचबरोबर ही राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला ज्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेली आहे, अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विदेश नीतीवरती आधारित साप्ताहिक विवेकचा आगामी ग्रंथ लोकनेता ते विश्वनेता या ग्रंथालाही वाचकांचा, विविध आपल्या कार्यकर्त्यांचा मोठ्या प्रमाणावरती प्रतिसाद मिळतोय. या ग्रंथाची नोंदणी अधिकाधिक वेगाने वाढतीये. तेव्हा आपणही लवकरात लवकर या ग्रंथासाठी नोंदणी करा. साप्ताहिक विवेकच्या www.evivek.com या वेबसाईटला आजच भेट द्या. राष्ट्र जागरण व्याख्यानमालेच्या कालच्या सत्रामध्ये निवृत्त IFS अधिकारी आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे यांचं सत्र झालं. आणि आजच्या या सत्रामध्ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे MD आणि CEO आशिष चौहान हे आपले विचार मांडणार आहेत. आणि त्यांचा विषय असेल मोदी सरकारच्या विदेश नीतीमधील अर्थनीती. आशिष चौहान हे भारतीय अर्थकारणातलं एक अत्यंत दिग्गज असं नाव आहे. NSE अर्थात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज या दिल्लीतल्या स्टॉक एक्सचेंजच्या संस्थापकांपैकी ते एक आहेत. रिलायन्स उद्योग समूहामध्ये त्यांनी अनेक वर्ष अत्यंत महत्त्वाच्या अशा जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळलेल्या आहेत. विशेषतः रिलायन्सच्या मुंबई इंडियन्स या IPL क्रिकेट टीमच्या सुरुवातीच्या काही काळामध्ये त्यांनी या टीमचे CEO म्हणून काम केलेलं आहे. गेली 12-13 वर्ष ते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात BSE मध्ये कार्यरत आहेत. सुरुवातीला डेप्युटी CEO, त्यानंतर CEO अशा अनेक जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळलेल्या आहेत. मोबाईल ट्रेडिंग आणि अशा अनेक गोष्टींच्या माध्यमातून या गोष्टी स्टॉक एक्सचेंजमध्ये इंट्रोड्यूस करत BSEला जगातील सर्वात फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज असा नावलौकिक मिळवून देण्याचं श्रेय हे आशिष चौहान यांच्याकडे जातं. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारांनी आशिष चौहान यांना गौरवण्यात आलेलं आहे. साप्ताहिक विवेकच्या या कार्यक्रमामध्ये आशिष चौहान यांचं स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होतो. मी आशिष चौहान यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार प्रस्तुत करावेत. माननीय आशिष जी. विवेक समूह ने एक नए ग्रंथ की रचना करने का विचार किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकनेता से विश्वनेता। मेरे हिसाब से ये जो बिरुद उनको दिया गया है, जो ये विशेषण उनको दिया गया है, वो एक तरह से बहुत योग्य है और स्वाभाविक भी है कि जो नरेंद्र मोदी जी आज सिर्फ भारत के लोक नेता नहीं है, विश्व में उनका एक परिचय हुआ है, विश्व उनको जानता है और विश्व एक तरह से इंडिया जो ब्रांड है उसको आज मोदी एज अनदर ब्रांड भी कंपेयर करते रहता है। उन एक दूसरे के ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों ब्रांड्स। और मुझे लग रहा है कि ये जो विशेषण विवेक समूह उनको देने जा रहा है और उनके ऊपर जो ये पुस्तक, ये ग्रंथ बनाने जा रहा है, मुझे लग रहा है ये आवकार के योग्य है और मैं उसका सम्मान करता हूँ। हम सभी ने देखा है कि पिछले 7-7.5 वर्षों में भारत में बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं और एक तरह से एक छोटी सी शुरुआत से करके आज एक बड़े पैमाने पे हर जगह पर हमें लग रहा है कि बहुत सारी चेंजेस भारत की दशा में हो रहा है। कई बार मुझे लगता है कि जो दिशा बदल जाती है तो दशा बदल जाती है, और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो दिशा बदलने का कार्य किया है वो एक तरह से कभी मैंने पहले नहीं देखा था। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने करीब 12 साल या 12 से 13 साल वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका बनाई थी। आज इस साल हम उनके 20 साल एज अ पब्लिक सर्वेंट कि जिन्होंने गवर्नमेंट में काम किया वो कंटिन्यूसली 20 साल, उसकी आज हम 20 साल की एक तरह से वर्षगांठ भी मना रहे हैं। तो 3 शंकाएं थी जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि कईयों ने ऐसी अटकलें लगाई थी कि वो
फाइनेंस और इकोनॉमी को नहीं जानते, क्योंकि नॉर्मली जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है उसको इकोनॉमी, फाइनेंस, मनी उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है और उनका ज़्यादा परिचय नहीं होता है। दूसरा था फॉरेन रिलेशंस। ऐसा कहा जाता था कि जो फॉरेन रिलेशंस उन्होंने कभी मैनेज नहीं किया, कि स्वाभाविक है कि जब आप कोई देश के नेता नहीं हो या तो सेंट्रल कैबिनेट में नहीं रहे हो तो आपको फॉरेन रिलेशंस का इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। और तीसरा था डिफेंस। जैसे मैंने पहले भी कहा कि फॉरेन रिलेशंस और मनी, फाइनेंस आप मैनेज उतना ज़्यादा नहीं करते हो, वैसे ही आप डिफेंस भी मैनेज नहीं करते हो एज अ स्टेट चीफ मिनिस्टर। तो ये तीनों चीज़ में उन्होंने पिछले जो 7-7.5 सालों में जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, तीनों चीज़ों में उन्होंने इतनी प्रगति की है और उन्होंने भारत को इतनी प्रगति दिलाई है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनको इन तीनों चीज़ों के बारे में उतना कोई अनुभव नहीं था। हालांकि हम आज बोल सकते हैं कि पहले भी वो विदेश जाते रहे हैं, उनकी जापान और चीन के प्रवास भी प्रख्यात हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो ओवरऑल जिसको हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, उसके बारे में जो भारत पिछड़ा रहता था पिछले 75 साल, आज हम हमारी आज़ादी के भी मना रहे हैं, हमें मालूम है कि पिछले 75 साल में वी हैव बीन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। हमने गलत दोस्त बनाए, हम गलत खेमे में चले गए और उसी के कारण जो हम उतना विकास नहीं कर पाए जितना हम कर सकते थे। उसके कई कारण रहे होंगे, उसकी चर्चा आज नहीं करते हैं, लेकिन जो पिछले 7-7.5 साल में हुआ है कि भारत ने धीरे धीरे करके अपना एक विश्वास खुद में जगाया है, लेकिन बाहर के लोगों को भी भारत में विश्वास करने के लिए मजबूर किया है। मैं कई बार विदेश यात्रा में गया हूँ पिछले 7-7.5 सालों में, और जो हमें आवकार वहाँ पर मिलता है आज, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और मुझे लग रहा है कि ये कारण जो आवकार हमें मिल रहा है, हमें जो लोग सराह रहे हैं, हमें एक तरह से मान रहे हैं कि भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभर के आ रहा है, तो उसका श्रेय श्री नरेंद्र मोदी के हस्त भी जाता है। इन टर्म्स ऑफ जो इकोनॉमी को उन्होंने जो संभाला है उसके बारे में भी बात करूंगा, और फॉरेन रिलेशंस के बारे में थोड़ी बात करूंगा, और डिफेंस के बारे में उतना बात करने का आज अवकाश नहीं मिलेगा। तो क्योंकि फॉर मी जो जियो पॉलिटिक्स होता है, द जियो पॉलिटिक्स ईट्स इकोनॉमी फॉर ब्रेकफास्ट। जियो पॉलिटिक्स ही डिसाइड करता है कि हम कौन सा देश कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, और जो डायरेक्शन पिछले 7-7.5 सालों में मोदी जी ने दी है, और ख़ास करके पिछले 2 सालों में कोविड के दौरान जो भारत ने विश्व को आगे आकर के सहायता की है। शुरू में आपको याद होगा कि एक तरह से अटकलें लगाई जा रही थी इंडियन ओरिजिन के फॉरेन एक्सपर्ट जिनके ऊपर भारतवासी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। भारत के जो टेलीविज़न और बाकी मीडिया वाले भी उसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत में जुलाई 2020 तक करीब 30 करोड़ से ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएंगे और करीब 10 करोड़ मृत्यु होंगे। उसके सामने आज करीब 1.5 साल से भी 18 महीने से भी ज़्यादा अधिक समय हो गया है, और ऐसा कोई अंदेश भी नहीं है कि भारत में उतनी जानहानि या उतनी इन्फेक्शंस हुए होंगे। तो मुझे लग रहा है कि उसी दौरान जब पूरा वर्ल्ड एक तरह से हतप्रभ हो गया था, जो एक तरह से निराश हो गया था कि अब क्या होगा, उस समय भारत ने अपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा करके बहुत सारे मेडिसिन्स वर्ल्ड को भेजे, जिसमें HCQ और कई और चीज़ें थी, जिससे विश्व को भी एक ढाढ़स बंधी कि भारत ऐसा देश है जो निस्वार्थ हमें दवाइयाँ भेज रहा है, हमें डॉक्टर्स भेज रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ था। उसके उपरांत जब PPE किट्स की जो आवश्यकता थी, भारत उस समय एक भी PPE किट नहीं बना रहा था,
आज भारत अपनी जो ज़रूरत है उसके लिए उससे अधिक बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है। उसी समय मुझे याद है कि जब जनवरी फरवरी में 2020 में ये कोविड का रूमर्स शुरू हुआ था, उस समय भारत में जो ऐसे वायरस को कोविड वायरस को टेस्ट करने वाले बहुत कम लेबोरेटरीज थे पूरे भारत में। लेकिन उसको रैपिड डेवलपमेंट किया गया, नए वेंटिलेटर्स की टेक्नोलॉजीज़ बनाई गई, नई चीज़ों का एक तरह से भारत में उद्योग शुरू हो गया कि जो विश्व को एक तरह से लगा कि भारत आज विश्व को सॉल्यूशन देने के लिए आगे आके कंधे से कंधा मिला करके विश्व को एक सहाय कर सकता है। और उसी दौरान हमारे जो पड़ोसी देश है चाइना, जो एक तरह से इरिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे थे, और उसके सामने जब भारत रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा था, तो मुझे लग रहा है उसी की वजह से जियोपॉलिटिकली भारत का नाम आज बहुत ऊपर आ गया है। भारत ने एक छोटी सी वॉर भी चाइना के साथ, एक छोटी सी बैटल कहीं, ये वॉर कही, वो भी भारत ने एक जीती, और उसमें भी विश्व को लगा कि भारत बड़ा रिस्पॉन्सिबली उसके थ्रू भी निकल के आया है। तो ऐसी कई चीज़ें जो पिछले 1.5-2 साल में हुए, वैक्सीन का जो प्रोडक्शन हुआ भारत में, पहले ज़माने में करीब करीब 20 से 30 साल लगते थे नए वैक्सीन को भारत में आने में। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में वो वैक्सीन का पूरा व्याप होता था, उसके बाद बहुत देरी से वो भारत में आता था। लेकिन कोविड के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने और भारत के सरकार ने अभूतपूर्व काम करके आज हम 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दे पाए हैं, जो विश्व में अकल्पनीय है, क्योंकि हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $2000 पर पर्सन है, जबकि अमेरिका का करीब 66,000 है। हमारे से 33 गुना ज़्यादा इनकम अमेरिका के पास है। हमारे से 22 गुना ज़्यादा इनकम पर पर्सन यूके के पास है। लेकिन उनका पर मिलियन पर प्रति 10 लाख और प्रति मिलियन जो इन्फेक्शन का रेट है या उनका डेथ का रेट है आफ्टर इन्फेक्शन, हमसे करीब 5 से 6 गुना ज़्यादा है। तो कई बार मुझे लगता है कि मोदी जी ने हमको एक चीज़ दिखाई पारदर्शिता से कि या तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो उतना धनी नहीं है जो हम सोचते हैं, या तो हम उतने गरीब नहीं है जितना लोग सोचते हैं। और वो जो कॉन्फिडेंस मोदी जी ये फ्रेमवर्क में लेके आए हैं, तो उसी के कारण एक क्वाड नाम की एक नई व्यूह रचना शुरू हो रही है जियोपॉलिटिक्स में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका मिलकर के एक नया फ्रेमवर्क बना रहा है, जिससे जो भारतीय समुद्र है उसके अंदर एक तरह से शांति बनाए रखे और कोई एक दूसरे पे हावी ना हो, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो अच्छे रहें। तो मुझे लग रहा है कि आज अमेरिका और जापान जैसे जो धनी देश है वो भी भारत की तरफ आस लगा कर बैठे हैं कि भारत इसमें अगवानी ले, और भारत ले भी रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें जो मुझे लग रहा है पिछले 1.5-2 साल में ही हुई है। हालांकि पिछले 7 साल का हम इतिहास गिनेंगे तो फॉरेन रिलेशंस में भारत का एक बहुत ज़्यादा एक उभार रहा है फॉरेन रिलेशंस में, यूएन में और कई और चीज़ों में, कि जिससे हमें कॉन्फिडेंस लगता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी बढ़ता है। जो वित्त की बात कहेंगे, फाइनेंस की बात कहेंगे, जहाँ लोगों को लग रहा था कि ये उनकी सबसे ज़्यादा वीक प्रॉब्लम होगी, उसके सामने उन्होंने ऐसी चीज़ें करके दिखाई जो कभी भारत में पहले हुई नहीं थी। और मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज़ें बहुत कम सरकारों में, बहुत कम नेताओं में एक तरह से हिम्मत होती है जो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। पहले ज़माने में मुझे लग रहा है कि पिछले 30 सालों में जब से मैंने अभ्यास किया, मैं वित्त में कार्यरत हूँ, तब से मैंने देखा है कि हमारे वहाँ पॉलिसी मेकिंग वाज एन आर्ट। जो पॉलिसी मेकिंग करते थे और पॉलिसी अनाउंसमेंट होती थी, उसके बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ कोई पूछता नहीं था। सिर्फ पॉलिसी अनाउंसमेंट इटसेल्फ वाज अ बिग थिंग। आफ्टर दैट उसका कोई लेना देना दुनियादारी से नहीं होता था। लेकिन ये जो सरकार आई मोदी जी की, उन्होंने एग्जीक्यूशन को अपना मंत्र बनाया, इम्प्लीमेंटेशन को अपना मंत्र बनाया। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो उनको सक्सेस मिली है हर चीज़ में,
वित्त में मुझे लग रहा है कि ये जनधन आधार मोबाइल नाम की एक ट्रिनिटी, 3 चीज़ों का एक संग मिला के पहले ही साल में उन्होंने एक तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इसमें जोड़ दिया। और जो हम सालों से, मैंने खुद ने पिछले 30 सालों में हज़ारों जगह पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्पीचेस दिए थे, लेकिन जो उन्होंने एक साल में करीब 30 से 32 करोड़ नए अकाउंट्स बनाए, जिससे गरीब से गरीब तबके के व्यक्ति को और अमीर से अमीर व्यक्ति को भी अपने अकाउंट्स बैंकों के साथ खुले थे। आज जनधन आधार मोबाइल के करीब 60 करोड़ अकाउंट है। हर भारतीय घर में मिनिमम एक अकाउंट है। तो मुझे लग रहा है कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो सिर्फ बातें होती थी वो पहले ही साल में मोदी जी के कार्यकाल में इम्प्लीमेंट हो गई थी। और उसके बाद जो मोबाइल से कनेक्टिविटी हुई है और मोबाइल टू मोबाइल पेमेंट भीम एप्लीकेशन के जरिए जो हुआ है, वो भारत को आज एक फिनटेक का विश्व गुरु बना रहा है। मैंने 2019 के दौरे में यूनाइटेड नेशंस में भी बात करी थी कि भारत का जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, बैंकों का जो नियमन है और जो फिनटेक का फ्रेमवर्क है इंक्लूडिंग NPCI और जनधन आधार मोबाइल, वो विश्व में हर गरीब देश को अपनाना चाहिए कि जिसके लेकर के वो अपने लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर ला सके। उसके जो फ़ायदे हुए हैं जनधन आधार मोबाइल के, वो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज हर किसान के अकाउंट में पैसे तुरंत पहुंच जाते हैं। हर जो किसान नहीं है बट किसान के जो लेबरर हैं उनके अकाउंट में भी पैसे तुरंत पहुंच जाते हैं। जो मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उनके अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली पैसे पहुंच जाते हैं। जो बच्चे अपना अध्ययन कर रहे हैं उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके अकाउंट्स में पहुंच जाते हैं। विधवाओं के पेंशन भी उनके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी का जो सदुपयोग करके ये फ्रेमवर्क जो बनाया गया है, और ऐसा ये नहीं था कि मोदी जी ने इसका इन्वेंट किया है, कोई ये नहीं कह रहा है, लेकिन मोदी जी का एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में रहा, जिसका मैं भी एक बड़ा फ़ैन रहा हूँ, कि वो टेक्नोलॉजी को अंदर से समझ लेते हैं और उसका कैसे समाज के उपयोग के लिए, कैसे एक स्केल पर, एक अधिक से अधिक बड़े स्केल पर उसको इम्प्लीमेंट कर सके, वैसी वो चीज़ सोचते हैं और उसका इम्प्लीमेंट करा के रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो जनधन आधार मोबाइल, जो राजीव गांधी जी कहते थे कि जब हम 1 रुपया गवर्नमेंट स्कीम्स में खर्चा करते हैं तो 15 पैसा ही गरीबों को पहुंचता है। मुझे लग रहा है कि 2010-12 तक तो उससे भी कम पैसे गरीबों को पहुंचते होंगे। आज 100 रुपया जब हम भेजते हैं या 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया गरीब के अकाउंट में उसी सेकंड में मोबाइल के जरिए पहुंच जाता है, उसका वो उपयोग कर सकता है। मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज़ कोई समाज में, कोई देश में नहीं। आज भारत में 400 करोड़ से भी अधिक प्रति महीना मोबाइल ट्रांजैक्शंस, ई-कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो चाइना में भी नहीं होते, जो अमेरिका में नहीं होते। तो मुझे लग रहा है कि ये भारत को जो जनधन आधार मोबाइल की जो गिफ्ट मिली है और उसका जो सदुपयोग हुआ है गरीबों कल्याण के लिए, वो मैंने कभी सोचा नहीं था। और मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी आभारी रहूँगा कि उन्होंने भारत को एक ई-गवर्नेंस की, जैसे कोविन वैक्सीन देने के लिए जो कोविन की एक पद्धति बनाई, जिससे बहुत आसानी से लोग अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन उसका हिसाब भी सेंट्रली रह सकता है और कितने वैक्सीन कहाँ पर पड़े हुए हैं, कौन सी जगह पे आपको उपलब्ध होंगे। मुझे लग रहा है कि विश्व में ऐसी कोई संस्था है नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई देश नहीं है जहाँ पर एक कोविन जैसी सिस्टम भी लगाई गई। लेकिन उसके सामने में भारतीयों को भी, जो भारत के जो नागरिक हैं उनकी भी सराहना करूँगा कि उन्होंने भी अपने मोबाइल के जरिए गांव-गांव में, दूर प्रदेश में उन्होंने ये मोबाइल के जरिए अपने वैक्सीन्स की, अपने ट्रांजैक्शंस, अपने सब्सिडीज़, वो सभी को प्राप्त करके उसका भी सदुपयोग किया। कोविड के दौरान एक और चीज़ हुई कि भारत ने 80 करोड़ लोगों को 1.5 साल तक, करीब 14 से 15 महीने तक फ्री खाना दिया। भारत में रैशनिंग की एक प्रथा रही है, जहाँ पर कम दामों में अनाज उपलब्ध होता है, लेकिन इस समय जब कोविड का
एक कहर शुरू से बरपा था, तभी से हम सब चिंतित थे कि जब हम लॉकडाउन करते हैं और भारत में करीब 80% लोग जो ऐसे हैं कि वो काम करने के बाद खाना प्राप्त कर सकते हैं, वो लोगों को जब हम लॉकडाउन में रखेंगे तो उसकी क्या हालत होगी, उसके लिए हम सभी ने प्रधानमंत्री जी को मैसेज भेजे थे, लेटर्स लिखे थे उनके ऑफिस में कि भाई आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और उन्होंने तुरंत उसका इम्प्लीमेंट किया और कई सारी ट्रेनें फास्ट मूव कराया पूरे धान को पूरे भारतवर्ष में, और 80 करोड़ लोगों को 14 से 15 महीने तक फ्री खाना पिछले 1.5 वर्ष में जो मिला है, मुझे लग रहा है ये विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व हुआ होगा, और ऐसा कोई भी काम कहीं कोई भी देश में मुझे लग रहा है कि हुआ नहीं होगा। और उसके ऊपर जो वित्त पे जो उसकी असर पड़ी होगी, फिस्कल पे जिसको कहते हैं, वो मुझे अकल्पनीय है, लेकिन उसका भी उन्होंने इंतज़ाम किया। तो ऐसी कई चीज़ें जो है वो हुई है। उसमें जैसे मैंने जनधन आधार मोबाइल का बात किया, जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो भी हम 20-25 सालों से एक देश एक टैक्स की बात कर रहे थे, लेकिन सिर्फ बातें ही थी। कोई कह सकता है कि हाँ इसका जो आइडिया मेरा था, आइडिया किसी का भी हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है उसी के ऊपर ये दारोमदार रहता है, अदरवाइज चर्चाएं बहुत होती है। और मुझे लग रहा है कि जो जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, विश्व में ऐसी कोई हाईटेक इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है। 2-3 साल ज़रूर लगे, लेकिन आज जो जीएसटी के वजह से भारत सरकार अपने जो टैक्स को कलेक्ट कर पा रही है, और एक तरह से हाईली ऑटोमेटेड वे में, जिससे जो टैक्स की चोरी करते हैं उसको तुरंत पकड़ सकते हैं। पहले ज़माने में जब कई बार लोगों को लगता है कि ये टैक्स से क्या फ़र्क पड़ेगा, जो टैक्स की चोरी करते हैं वो लोग पहले ज़माने में ऊपर आते थे, और जो चोरी नहीं करना चाहते हैं वो लोग नीचे रहते थे। इसलिए हमने एक व्यवस्था का एक निर्माण किया जाने अनजाने में, कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चोरी कर सकता है वही ऊपर आ सकता था। आज मुझे लग रहा है कि जो सही लोग हैं, जो टैक्स देना चाहते हैं समाज के लिए, वो भी ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि आज सभी को टैक्स देना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत अभूतपूर्व घटना भारत के इतिहास में गिनी जाएगी। वैसे ही उन्होंने फेसलेस इनकम टैक्स का जो असेसमेंट का बात किया है। कई लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं उनको मालूम है कि टैक्स असेसमेंट के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, और आज फेसलेस टैक्स असेसमेंट की वजह से उसका एक तरह से पूरा नेस्तनाबूद हो गया है। वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते थे भारत के, जैसे कोल हो या माइनिंग हो या इवन बैंडविड्थ हो टेलीकॉम की, उसकी भी चोरी बहुत होती थी। वो अपने जो लोग उसको लाइसेंस जिसको मिलता था, कई बार लगता था कि ये इसका क्या पद्धति है जिससे अंदर ये लाइसेंस दिए जाते हैं, और उसमें कई बार गफले के भी इल्ज़ाम लगे थे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने पूरी जो प्रक्रिया है नेचुरल रिसोर्सेज को ऑक्शन करने की प्रक्रिया एक तरह से पूरी बना के दी, और इसी की वजह से आज किसी को भी संशय नहीं है कि भारत में नेचुरल रिसोर्सेज जो हम सब के लिए हैं, सब नागरिक के लिए हैं, उसका जो किसी को भी उसका लाइसेंस मिलता है वो एक ट्रांसपेरेंट पद्धति से होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक तरह से बहुत अभूतपूर्व चीज़ बनी है। जो समाज के लिए उन्होंने किया है कि पहले उन्होंने स्वच्छ भारत का आग्रह रखा। मुझे लग रहा है हम सभी को परेशानी थी, लेकिन हम कभी उसको देख नहीं पाए कि इसको एक्चुअली सॉल्यूशन हो सकता है। कई लोग इसलिए भी नहीं देख रहे थे क्योंकि उसका सॉल्यूशन दिख नहीं रहा था। पिछले 70 साल से आज़ादी से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे स्वच्छ भारत को। उन्होंने एक पब्लिक जुम्बिश जैसी बना दी उसको, और मुझे लग रहा है कि स्वच्छ भारत में जो अभूतपूर्व प्रतिसाद उनको मिला है, वो भी बताता, वो एक तरह से दिखाता है कि भारत का हर नागरिक उनको एक धन्यवाद करता है, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके घरों में अब तक टॉयलेट्स नहीं थे, वो आज मुझे लग रहा है करीब करीब बहुत सारे घरों में आज टॉयलेट्स लग चुके हैं। और वो सरकारों ने पहले भी ये योजनाएं बनाई थी, लेकिन उसको एक पब्लिक मूवमेंट का जो एक रूप उन्होंने दिया और खुद आग्रह किया कि सभी लोग ये काम कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, एक बड़ी उपलब्धि भारत को हासिल हुई। उससे कई फ़ायदे हुए, हेल्थ केयर में फ़ायदे हुए हैं लोगों को, खास करके
जो महिलाएं हैं उनको अपने सम्मान के लिए फ़ायदे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो फ़ायदे हम आंकड़ों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सम्मान का मुद्दा है। आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बहुत ध्यान दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा एक अभिन्न अंग है भारत का, उसको एक तरह से हम देख नहीं पा रहे थे, हम वहाँ जा नहीं पा रहे थे। आज बहुत सारे एयरपोर्ट्स बने हैं, बहुत सारे रोड्स बने हैं। मैं कई बार मित्रों से वहाँ पर बात करता हूँ। मैंने भी मणिपुर में थोड़ा सा काम सरकार ने मुझे दिया था, मैंने भी काम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज जो भारत एकजुट हो रहा है, इवन नॉर्थ ईस्ट में, मुझे लग रहा है कि एकजुट जो बनाया है वो भी मोदी सरकार ने बहुत अभूतपूर्व काम किया है। गरीबों को जो घर देने की योजना थी उसमें करोड़ों घर बने हैं, तो और हर राज्य में बने हैं, और वो भी ऐसी कई योजनाएं पहले भी बनी थी, लेकिन जो अभूतपूर्व स्पीड से आज गवर्नमेंट्स लो कॉस्ट हाउसिंग बना के लोगों को दे रही है, मुझे लग रहा है कि ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर घर में जो चूल्हे को निकाल करके जो गैस, सब्सिडाइज गैस देने की जो योजना बनाई गई, उज्ज्वला योजना, तो मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत अभूतपूर्व रही। मैं खुद बचपन में सिगड़ी जलाता था, मुझे याद है कि कितना धुआं होता था और कितनी उससे क्षति पहुंचती थी महिलाओं को खास करके। तो वो आज मुझे लग रहा है कि एक तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, और उसका ये एक तरह से अभिन्न अंग है। कई बार लगता था कि गरीब जो है हाशिए में चले गए। इन सम वेज जो मोदी जी ने गरीब को एक तरह से हमारे पॉलिसी मेकिंग का एक केंद्र बिंदु बना दिया है, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी था। जब तक भारत में सभी लोग जो डेवलपमेंट का स्वाद नहीं ले सकते हैं, डेवलपमेंट का एक बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, तो वो भारत का जो ग्रोथ है वो भी एक तरह से ग्रोथ नहीं कहा जाना चाहिए। हर घर में बिजली की जो उनकी जुम्बिश रही, उसमें भी मुझे लग रहा है करीब करीब हर घर में बिजली पहुंची। पहले जुम्बिश होती थी कि हर गांव में बिजली पहुंचे, गांव में एक बल्ब भी हो जाता था कभी कभी, उसको भी हम मानते थे कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। आज हर घर में जो बिजली की जो फ्रेमवर्क है, मुझे लग रहा है ये बहुत अभूतपूर्व रहा और अच्छा रहा। ऑफ कोर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है वो भी बहुत सराहनीय रहा। जो रोड्स बने, पोर्ट्स बने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ग्रीन एनर्जी के लिए जो सोलर एनर्जी की जो बात हुई, मुझे लग रहा है कि ये 7 सालों में इतना ज़्यादा डीबॉटलनेकिंग हुआ है इंडियन इकोनॉमी का कि आप सोच नहीं सकते। इसी का नतीजा है कि जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तभी सेंसेक्स जो था करीब 23,000 के करीब था। सेंसेक्स का जो अंक था वो 23,000 था, और जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो धन जो इक्विटी मार्केट के जरिए बीएसई में रिप्रेजेंटेड है, वो करीब 75 लाख करोड़ था। आज जो सेंसेक्स का नंबर जो 23,000 था, वो आज बढ़ के 60,000 के अधिक हो गया है, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का नंबर जो था करीब 75 लाख से बढ़ के आज 270 लाख करोड़, करीब करीब 3.5 गुना बढ़ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ग्रोथ हुआ है एक शुरुआत है। भारत में मुझे लग रहा है मोदी जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 चीज़ जो है वो भारत की एक तरह से डेस्टिनी बनेगी। एक तो ये टेक्नोलॉजी, जिसका भरपूर उपयोग वो करते हैं और भरपूर उपयोग भारत को कराना चाहते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितनी भी व्यवस्थाएं बन सकती है गवर्नेंस की, वो बना रहे हैं। लेकिन हर इंडियन को, हर भारतीय को एक तरह से टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी के यूसेज के एक्सपर्ट बना रहे हैं, जिससे आगे जा कर के जब एक तरह से रेस चली है ग्रोथ की, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेल्थ बनने वाली है, उसमें भारत अधिक से अधिक हिस्सा लेकर के अपनी जो $2,000 पर कैपिटा की जो इनकम है उसको अगले 20-25 सालों में $10-15 हज़ार पर पर्सन ले जाएं, 5 से 6 गुना कर दें, ऐसी मुझे लग रहा है कि व्यवस्था बन रही है, और उससे अधिक भी हम जा सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आज दूसरा जो भारत का एक एडवांटेज है वो डेमोग्राफिक्स है। आज भारत टेक्नोलॉजी के तो एक्सपर्ट है ही, और दूसरा कि ये सबसे
ज़्यादा युवा देश है विश्व में। चाइना भी एक तरह से ओल्ड हो गया है, यूरोप ओल्ड है, जापान ओल्ड है, अमेरिका भी हमसे कई ज़्यादा ओल्ड है। तो मुझे लग रहा है कि जो बड़ी इकोनॉमीज़ है उसमें आज भारत एक तरह से युवा देश के रूप में निकल के आया है, और वो टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड युवा देश है। तो जितनी भी ग्रोथ होगा, जितना भी वेल्थ क्रिएशन होगा, वो मुझे लग रहा है कि ये भारत आज एक सक्षम परिस्थिति में पहुंच चुका है कि जिससे आज भारत उसका उपयोग कर सके। और तीसरा जो मैंने शुरू में भी कहा कि जियोपॉलिटिक्स ईट्स इकोनॉमी फॉर ब्रेकफास्ट, तो आज जियोपॉलिटिक्स है पूरा भारत की फेवर में आ गया है। हम विश्व के बेहतर देशों के साथ, जो धनी भी है, उनके साथ आज कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और जो देश जहाँ पर हमें थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, हमें एक तरह से डेवलपिंग कंट्री कहा जाता 7 साल पहले, आज भी कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, लेकिन आज हमारी खुद की जनता, हमारी इवन रूलिंग पार्टीज़ हो या ऑपोजिशन पार्टीज़ हो, वो भारत का जो कंपैरिजन वैक्सीनेशन में हो या पब्लिक सुविधा में हो, वो सूडान से नहीं कर रहे हैं, वो अंगोला से नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका से कर रहे हैं। $2000 पर कैपिटा वाली जो कंट्री है, उसका जो कंपैरिजन है, जो एक्सपेक्टेशन है हमारा, वो अभी $66,000 पर पर्सन वाली कंट्री से ज़्यादा हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मोदी जी ने हमें वो एक्सपेक्टेशन दिया है कि हम ये भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आगे जा कर के और भी अच्छे सुझाव आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे, और पूरे भारत को भी विश्वास है, पूरे विश्व को भी विश्वास है कि अब भारत जो है उसको आप रोक नहीं सकते। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भारतीय अर्थकारणातल्या आपल्यासारख्या एवढ्या एका दिग्गज व्यक्तिमत्वाकडून मोदींची अर्थनीती समजून घेणं ही आपल्या सर्वच वाचक आणि दर्शकांसाठी एक प्रकारची पर्वणी होती किंवा संधी होती। पुन्हा एकदा साप्ताहिक विवेकतर्फे या सत्रामध्ये, या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहिल्याबद्दल आपले मनपूर्वक धन्यवाद। यानंतर साप्ताहिक विवेकच्या या राष्ट्रजागरण व्याख्यानमालेचं दुसऱ्या भागातलं हे समारोप सत्र उद्या संध्याकाळी 7 वाजता होणार आहे साप्ताहिक विवेकच्या याच फेसबुक पेज आणि यूट्यूब चॅनलवरनं। आणि या सत्रामध्ये आपले विचार मांडण्यासाठी उपस्थित असतील भारतीय जनता पक्षाचे परराष्ट्र विभाग प्रमुख डॉक्टर विजय चौथाईवाले। तेव्हा आपण पुन्हा भेटूयात उद्या संध्याकाळी 7 वाजता साप्ताहिक विवेकच्या याच कार्यक्रमामध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद। नरेंद्र दामोदरदास मोदी। नरेंद्र दामोदरदास मोदी नामक एका संघ स्वयंसेवकाने संघ प्रचारक ते मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ते लोकनेता, लोकनेता ते भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे पंतप्रधान आणि पंतप्रधान ते विश्व नेता अशी थक्क करणारी वाटचाल गेल्या 4 दशकात केली। पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात गेल्या 7 वर्षात भारताने आपले आर्थिक लष्करी सामर्थ्य वाढवत जागतिक व्यासपीठावर स्वाभिमानाने आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले। विदेश नीतीचे हे मोदी डॉक्ट्रिन जागतिक पटलावर आपले नाणे खणखणीत वाजवत आहे। भारत हा देश तिसऱ्या जगातील अविकसित, दुर्लक्षित देश नसून आत्मनिर्भर, सामर्थ्यवान व कणखर असे राष्ट्र आहे आणि एक महासत्ता म्हणून नव्हे तर विश्वगुरु म्हणून जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम आहे असा विश्वास आज जगात निर्माण होताना दिसतो। स्वामी विवेकानंदांनी विश्वगुरु भारताचे स्वप्न पाहिले। एका संन्यासी नरेंद्राचे स्वप्न राजयोगी नरेंद्र साकार करीत आहेत। भारताच्या विदेश नीतीला मोदी यांनी गेल्या 7 वर्षात दिलेला आकार साप्ताहिक विवेकच्या लोकनेता ते विश्वनेता या ग्रंथात शब्दबद्ध होतो आहे। केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांची मुलाखत, परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन यांची मुलाखत यासह परराष्ट्र राज्यमंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंग, डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे, सचिन चतुर्वेदी, नवदीप सिंग सुरी, शेखर दत्त, नितीन गोखले, पद्मभूषण डॉक्टर अशोकराव कुकडे, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, अशोक सज्जनहार, माधव भांडारी,
अविनाश धर्माधिकारी, किशोर मकवाना, रमेश पतंगे, दिलीप करंबेळकर आदी अनेक मान्यवर तज्ज्ञांचे लेख या ग्रंथाच्या नोंदणीसाठी ₹2500 भरून मिळवा ग्रंथाची एक प्रत। साप्ताहिक विवेकचे वर्षभराचे अंक, वैद्यराज त्रैमासिक वर्षभर, कर्तव्यभूमीचे पुजारी या 5 पुस्तकांचा संच आणि लोकनेता ते विश्वनेता या ग्रंथात राष्ट्र संरक्षक म्हणून आपल्या नावाची नोंद। अधिक माहितीसाठी www.evivek.com या वेबसाईटला आजच भेट द्या। साप्ताहिक विवेकचा आगामी भव्य ग्रंथ, लोकनेता ते विश्वनेता।